हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 168 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ पैंक्रियास प्रोड्यूस एंड सीक्रेट इंसुलिन? ऑप्शन 1 ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी बॉमेस कैप्सूल, ऑप्शन सी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन डी लूप ऑफ हेनले। पैंक्रियाज का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंसुलिन को सीक्रेट करने का काम करता है? तो करेक्ट आंसर होगा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें जो बीटा सेल्स पाई जाती हैं उनसे इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है और यह इंसुलिन हार्मोन ही है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है और ये ग्लाइकोजन फिर जाकर के आगे लिवर में स्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in high grade fever the body temperature is 99 degree Fahrenheit to 100 degree Fahrenheit, 100 degree Fahrenheit to 102 degree Fahrenheit, 103 degree Fahrenheit to 107 degree Fahrenheit और मोर देन 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, जब हाई ग्रेड फीवर की बात होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो बुखार होता है इसको हाई ग्रेड का फीवर बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी पैंक्रियाज, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो पहले समझते हैं, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है ये अपना स्राव डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करती है और एक्सोक्राइन का मतलब होता है एक नली के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा जब इसका स्राव ब्लड में जाए तो इसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, पैराथायराइड भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और पेंक्रियाज में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड्स की तरह व्यवहार करती है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। When pulse rate is less than 60 beats per minute, it is called bradycardia, bradypnea, tachycardia, tachypnea। जब पल्स रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो तो इसको क्या बोलेंगे? तो पहली बात तो हम लोग समझते हैं कि जो मनुष्य होता है सामान्य उसकी धड़कन होती है 60 से 100 प्रति मिनट। अब जब इससे कम हो, 60 से कम हो, तो इसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। और 60 से 100 से अधिक हो तो इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, decreased amount of oxygen in blood is known as hypoxia, hypocapnia, hypoxemia और hypercapnia। देखिए, जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको बताना है। तो पहली बात तो समझते हैं कि ऑक्सीजन ब्लड में एक परसेंटेज सैचुरेशन होता है SpO2 जो कि नॉर्मल कंडीशन में किसी भी व्यक्ति का 94 से 100% के बीच में होना चाहिए। इससे कम यदि माना जाता है तो ये समझा जाएगा कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो है ऑप्शन सी हाइपोक्सीमिया। यहां पर ये बात समझने वाली है कि जब ब्लड में
ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है तो उसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, जबकि बॉडी के टिश्यूज में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। हाइपोक्सिया मीन्स होता है कि बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन का लेवल कम होना, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following comprised 7 bones? Cervical vertebrae, carpals, cranial bones, lumbar vertebrae। यहाँ पर आपसे बताना है कि जो 7 bones होती हैं इनमें से किसमें होती हैं। तो C7 मीन्स होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, जो कि गले में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं C7 मीन्स होता है सर्वाइकल की जो 7 वर्टिब्री होती हैं। यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाउ मेनी लोब्स लीवर है? 1, 2, 3, 4। तो लीवर में कितने लोब्स होते हैं? तो लीवर में होते हैं 4 लोब्स, इसलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर बोन इज नोन एज, कॉलर बोन का अन्य नाम क्या है? ए क्लेविकल, बी स्कैपुला, सी ह्यूमरस, डी रेडियस। तो कॉलर बोन जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, और इसका जो अदर नेम होता है ये होता है क्लेविकल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर एसोसिएटेड विद क्लॉटिंग? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट। इनमें से ऐसे कौन सी प्रकार की ब्लड सेल्स हैं जो कि क्लॉटिंग से संबंधित होती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा प्लेटलेट्स जो है क्लॉटिंग से संबंधित होती हैं, इसलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनको मिला करके जो बनता है उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं ये सभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was India declared polio free? 2011, 2012, 2013 and 2014। भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is not true? Option A, rubella is not a bacterial disease. Filariasis is a parasitic disease. Malaria is transmitted by Aedes aegypti mosquito. Typhoid is spread through contaminated food and water। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है रूबेला इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रूबेला बीमारी, जिसको कि दूसरी भाषा में जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, ये किससे होती है? वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये आंसर नहीं होगा। फाइलेरियासिस एक पैरासिटिक डिजीज है, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक पैरासिटिक डिजीज है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिज इजिप्टी मॉस्किटो, ये आंसर गलत हो जाएगा, यही अपन को बताना था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि मलेरिया मादा एनाफ्लीज या फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से फैलता है, ट्रांसमिट होता है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड बिटवीन कॉलिंग एम्बुलेंस एंड रीचिंग हॉस्पिटल,
giving vaccine and developing immunity, taking medicine and getting its response, entry of organism and development of symptoms. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब पैथोजन किसी होस्ट के संपर्क में आया और उस होस्ट ने पहले लक्षण प्रदर्शित किए, तो जितने समय में वह लक्षण प्रदर्शित होंगे उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. व्हाट इज वायरुलेंस? ऑप्शन ए, a disease of intestine. B, fungus infection of nails. C, disease causing capacity of organisms. D, liver. वायरुलेंस क्या होता है? तो वायरुलेंस होता है डिजीज काजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको वायरुलेंस बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू एस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन, इन्फेक्टिविटी, एलर्जी, नन ऑफ एवर. तो जो एबिलिटी होती है पैथोजन की किसी भी इन्फेक्शन को कारित करने की, इसको हम लोग इन्फेक्टिविटी बोलते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एजेंट, होस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक मेक इट ए एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड. तो एक एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड होता है इस प्रकार से, इसमें 3 बातें होती हैं. तो कौन कौन सी वो 3 बातें यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहां 2 बताए गए हैं, 2 पॉइंट, एजेंट और होस्ट. तीसरा क्या होगा ये हम लोगों को बताना है. इम्यूनिटी, ससेप्टिबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड मेडिसिन. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्वायरमेंट. यहां पर जो ट्रायड होते हैं एपिडेमोलॉजिकल में, वो होस्ट, इन्वायरमेंट और एजेंट होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. सेकेंडरी प्रिवेंशन मींस हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, नन ऑफ दिस. तो देखिए, जब भी कोई बीमारी फैलती है तो बीमारी को पहली बात तो फैलने से रोकना. जैसे किसी व्यक्ति में टिटनेस ना हो, तो इसलिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले से ही उसको इम्यूनाइजेशन कर देंगे तो उसमें टिटनेस नहीं होगी. तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन बोलेंगे. अब जब कोई बीमारी हो गई है तो उसमें जो भी हम लोग बचाव करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है. तो पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन, जैसे अभी आपको बताया गया है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी डिटेक्टेड हो गई है तो उसको ट्रीटमेंट करना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और उसमें जितने भी जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनको सीरियस होने के पहले ही मिनिमाइज करना. ये आपको काम करना है किसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में. क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब वही होता है कि आपको उसको रोकना है, वैक्सीनेशन या अदर जो भी हम लोग कर सकते हैं. लेकिन जब कोई बीमारी हो जाए फिर उसको रोकना, जांचें करना, ये सभी हमारा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, जिससे कि वो बीमारी आगे ना बढ़ पाए. तो इस प्रकार से इससे संबंधित जो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रोंकियल एस्थमा इज रिलेट्स टू ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, व्हीजिंग साउंड, अकर्स इन ऑल एज ग्रुप. ये सभी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. बिल्कुल सही बात है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, और इसमें व्हीजिंग साउंड आती है, और किसी को भी हो सकती है, बूढ़े, बच्चे, जवान, नौजवान, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है. इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ऑल ऑफ एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, restriction on the movement of pupil to prevent the spread of disease is called quarantine, isolation, detention and separation. तो प्यूपिल, लोगों का मूवमेंट जो है हमको कम करना है, जिससे कि बीमारी आगे ना फैल पाए. तो ये सब हम लोगों को अभी देखने को मिला था
कोरोना की बीमारी में, जिसमें कि मूवमेंट को कम किया गया था जिससे कि बीमारी आगे ना स्प्रेड हो पाए, तो ये कहलाता है क्वारंटाइन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया इज ए डिजीज इन विच द पेशेंट shows normal behavior, feels drowsy and sleepy, is scared of the water, drinks lot of water। तो हाइड्रोफोबिया, फोबिया मीन्स डर और हाइड्रो मीन्स जल, तो जल से लगने वाला डर, ये मीन्स होता है हाइड्रोफोबिया में। अब ये बीमारी होती है किसी रेबीज वायरस वाले कुत्ते के काटने से, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है इज स्कैर्ड ऑफ वाटर। ऐसे लोगों को जब भी पानी पीने के लिए देंगे तो उनको पानी से डर लगता है, वो पानी नहीं पी पाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर वाटरबॉर्न डिजीजेस एक्सेप्ट हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड फीवर, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पर कौन सी बीमारियां वाटरबॉर्न है, सिर्फ एक इसमें नहीं है, वो आपको बताना है। तो हेपेटाइटिस ए, ये बिल्कुल वाटरबॉर्न डिजीज है। कोई भी व्यक्ति जो बाहर होटल का जिसने खाना खाया, पानी पिया, गंदा पानी आता ही है उसमें, क्योंकि जब भी आप बाहर का पानी पीते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो पानी एकदम स्वच्छ हो, और वर्तमान समय में इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस इससे फैलने वाली बीमारी होती है, दूषित जल से। टाइफाइड फीवर भी दूषित जल से फैलने वाली बीमारी होती है, डिसेंट्री भी दूषित जल से फैलने वाली बीमारी होती है, जबकि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ANC चेकअप आर मिनिमम नेसेसरी, 1, 2, 3, 4। कितने ANC चेकअप कम से कम आवश्यक होते हैं या करने चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ऑल आर साइंस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट एक्लेम्सिया, प्रीवियस स्टिल बर्थ, प्रीवियस सी सेक्शन, नन ऑफ दिस। इनमें से ऐसे कौन कौन से जो साइंस हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से संबंधित हैं और एक को छोड़ करके? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी जो साइन हैं ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं, एक्लेम्सिया हो, प्रीवियस स्टिल बर्थ हो या सी सेक्शन हो, प्रीवियस सी सेक्शन हो, ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए, ANC चेकअप बाय MO, बी, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, सी, एडवाइस टेस्ट, डी, IFA टैबलेट डेली। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सीवियर एनीमिया प्रेगनेंसी में होने वाले प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं है? करेक्ट आंसर होगा 1 IFA टैबलेट डेली, क्योंकि जब सीवियर एनीमिया हो चुका है प्रेगनेंसी में तो इस समय अब आपको एक गोली से कुछ नहीं होने वाला है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, विशेष सावधानियां रखनी पड़ेंगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीक्लेम्सिया सॉरी एक्लेम्सिया मीन्स प्रीक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जेंस, हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज, हाइपरटेंशन प्लस सीवियर एनीमिया, हाइपरटेंशन प्लस एडीमा। तो इक्लेम्सिया में कौन कौन से लक्षण या कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो इक्लेम्सिया, पहली बात तो प्रीक्लेम्सिया होता है जब प्रीक्लेम्सिया ठीक ना हो, तो इसके बाद जो कंडीशन बनती है इसको इक्लेम्सिया बोलते हैं, और इक्लेम्सिया में सीजर्स और कन्वल्जन्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रीक्लेम्सिया प्लस कन्वल्जन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट गेस्टेशनल डायबिटीज?
ऑप्शन ए डायबिटिक लेडी कंसीव्ड, बी इंक्रीज इन ब्लड शुगर only in third trimester of pregnancy, C. No medication is required, D. High blood sugar develops during pregnancy. गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ए डायबिटिक लेडी कंसीव्ड, ये सही है। इंक्रीज इन ब्लड शुगर ओनली इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाई ब्लड शुगर डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय पर ब्लड शुगर हाई हो ऐसा बिल्कुल आवश्यक या जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनार्च यूजुअली occurs at the age of, option A 8 to 10 years, option B 11 to 13 years, option C 14 to 16 years, option D 15 to 16 years। तो मीनार्च यूजुअली किस एज में डेवलप होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 11 टू 13 ईयर्स, 11 से 13 वर्ष में ये होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डे ऑफ लेडी menstrual period was July 12, 2019. What is the estimated date of delivery? तो यहां पर आपको ईडीडी बताना है, तो करेक्ट आंसर इसका देखेंगे डॉक्टर नेगलिश रूल से ईडीडी इज इक्वल टू होता है एलएमपी प्लस 7 डेज प्लस क्या करना है 9 मंथ इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो एलएमपी हो रही है ये 12 जुलाई को हो रही है, तो 12 में क्या जोड़ा 7 दिन जोड़े तो 19 जुलाई आया। 19 जुलाई में जब 9 माह जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैसे भी 19 जुलाई में क्या है अप्रैल 19 है और सभी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए पहली बार ही में ये ऑप्शन सही हो जाएगा अप्रैल 19 अप्रैल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वोमेन, ऑप्शन ए फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 days of delivery, B from conception till 30 days of delivery, C from conception till 42 days of delivery, D death only during delivery। तो करेक्ट आंसर होगा मैटरनल डेथ का मतलब होता है किसी प्रेग्नेंट वुमेन की। तो पहली बात तो जब जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है ये चूंकि 42 दिन का होता है, इसलिए यही मैटरनल डेथ मानी जाएगी फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 days of delivery। So the correct answer is option C। Next question, the period of about 6 weeks after childbirth is known as convalescence, recovery, recuperation, none of these। 6 वीक का जो समय है चाइल्ड बर्थ की बात को, इसको क्या बोलते हैं? तो जैसा कि अभी आपको ऊपर ही बताया गया था कि 42 दिन, जन्म से लेकर के 42 दिन तक के समय को पोस्टपार्टम पीरियड माना जाता है। तो ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेबल्ड एज सीवियर एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन? ऑप्शन 1 9 to 11 gram per dl, B 7 to 9 gram per dl, less than 7 gram per dl and 12 to 14 gram per dl। सीवियर एनीमिया किसी प्रेग्नेंट वुमेन में तब माना जाएगा जब 7 ग्राम से उसका ब्लड कम हो, इसलिए हीमोग्लोबिन कम हो, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, A child is SAM if MUC is। MUC मीन्स होता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। तो इसको कभी कभी आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा। तो एक प्रकार की ये टेप होती है, जब ऊपरी बाएं में यदि कम हो इसकी नाप तो ये माना जाता है कि बच्चा क्या है सीवियर माल न्यूट्रिशन में है या माल न्यूट्रिशन में है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि ए चाइल्ड इज सैम
इफ MUAC कितना है? ऑप्शन 1 है लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, बी लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, सी लेस देन 13.5 सेंटीमीटर, डी बिटवीन 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि सैम मतलब होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो ये कितना ये होगा जब MUAC कितना होगा? MUAC आपको बता दिया गया है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। जो आर्म है उसकी जो गोलाई की जो परिधि है वो उसकी जो एक नाप होती है वो कितनी नाप हो तो इसको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में माना जाएगा बच्चा। तो ये होता है 115 मिलीमीटर से कम हो यदि तो इसको माना जाता है। तो यहाँ पर चूंकि मिलीमीटर में आंसर नहीं है तो इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको दोनों प्रकार से तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि MUAC की नाप 11.5 सेंटीमीटर से कम हो तो इस बच्चे को सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग? 4 to 6 month, 6 month, 8 months, 10 months। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात हो रही है, पूरक आहार की बात हो रही है। तो इसकी जो आइडियल एज है, देखिए कहीं कहीं पर इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वह आंसर भी सही है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 6 मंथ। क्योंकि यहां पर आपको एक शब्द पूछा गया है आइडियल एज, एक आदर्श वर्ष बताना है कि जिसमें कि बच्चे का जो है संपूरक आहार उसको शुरू किया जाता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 6 मंथ। लेकिन अभी जैसे आपको बताया गया है कि ये 4 to 6 मंथ भी आंसर इसका कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन वह आंसर आप तब लगाएंगे जब एक नॉर्मली दिया गया हो कि एक बच्चे का कब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करेंगे। और इसमें क्या है, आइडियल एज, जब स्पेशली आइडियल एज दिया गया है तो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसमें के मसूड़ों में खून आने लगता है और विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नियोनेटल पीरियड? 0 to 7 days, 0 to 14 days, 0 to 21 days और 0 to 28 days। तो नियोनेटल पीरियड का मतलब होता है एक नवजात बच्चा। 0 से 28 दिन के बालक को एक नवजात बच्चा कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाई फीको ओरल रूट? इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है? हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस। देखिए अपने देश में अब ये बीमारी इस समय नहीं है, क्योंकि इसका 2014 में हमारा देश पोलियो फ्री घोषित हो चुका है। लेकिन इसका जो फैलने का तरीका है पोलियो का मेनली क्या है, फीको ओरल रूट है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बीमारी मेनली फीको ओरल रूट से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A 5-year-old having loose motion has adequate urine output and is playful. What you should do? Give ORS to drink, start IV fluids, stop feeding, all of these। एक 5 वर्ष का बच्चा है जिसको लूज मोशन हो रहे हैं, लेकिन उसका यूरिन आउटपुट पर्याप्त है और बच्चा खेल भी रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो कुछ आप ऐसा करेंगे कि उसको केवल ओआरएस देना है, और इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। आईवी फ्लूइड्स इसलिए नहीं देना है क्योंकि बच्चा चूंकि एडिक्वेट यूरिन कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें पानी की कमी नहीं है। यदि पानी की कमी हो जाए तो
उस बच्चे का यूरिन निकल ही नहीं सकता है। तो ये एक मानक होता है कि यदि किसी को दस्त लग रहे हो, तो यदि उसका यूरिन आ जाए अच्छी तरह से, 2-3 बार आ जाए दिन में, तो ये माना जाएगा कि अब उसमें पानी की कमी नहीं है। और यदि पानी मीन्स यूरिन नहीं आ रहा है, तो इसका माना जाएगा कि व्यक्ति इस समय डिहाइड्रेट है। तो इसलिए उसका क्या ऑप्शन होगा, उसको इस कंडीशन में जिसको दस्त लग रहे हो और यूरिन अच्छा आ रहा हो, तो उसको ओआरएस ही अकेला देना है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया मीन्स लूज मोशन, स्टूल्स, fill in the blanks in one day, 2 or more times, 3 or more times, 4 or more times, 5 or more times। डायरिया का मतलब क्या है कि जो स्टूल्स हैं या दस्त हैं वो एक दिन में कितने बार से ज्यादा हो, तो ये 3 बार से ज्यादा जब दस्त लगे तो इसको डायरिया की श्रेणी में रखते हैं। ऑल आर ट्रू फॉर डिसेंट्री एक्सेप्ट presence of blood in stools, increased frequency of motion, tenesmus, presence of worms in stool। तो डायरिया के बारे में ये सभी सत्य हैं सिर्फ एक को छोड़ करके। तो डिसेंट्री के बारे में ये सभी सत्य हैं सिर्फ एक को छोड़ करके। तो इसमें ब्लड आता है, ये भी बात सही है, और बार बार मोशन लगता है, ये भी बात सही है, टेनेस्मस भी होता है, ये भी बात सही है। अब जो इसमें बात सही नहीं है ये है प्रेजेंस ऑफ वर्म्स, यानी कि स्टूल में कीड़े होना ये कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is not true about severe pneumonia in a child aged 11 months? Option A, respiratory rate greater than 50 per minute. B, only X-ray can confirm. C, child is drowsy. Refusal to drink or feed। देखिए, एक 11 माह के बच्चे में सीवियर निमोनिया है, तो इसमें से ऐसा क्या है जो नहीं है, सत्य नहीं है। तो पहली बात तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है निमोनिया, तो निमोनिया का मतलब होता है, या निमोनिया में कई चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो रेस्पिरेटरी रेट है ये बढ़ जाती है, और चाइल्ड जो बच्चा है वो ड्रॉसीनेस फील करेगा, और उसमें जो रिफ्यूजल है, पानी खाने और पीने के लिए भी ये मना करता है, तो इस प्रकार का बच्चा, तो इसमें जैसे ऑप्शन बी लिखा है ओनली एक्सरे कैन कंफर्म, तो केवल एक्सरे से पता लगा सकते हैं, तो जी ये जितने केवल वाले क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर गलत ही होते हैं, क्योंकि केवल एक्सरे से तो पता इसका नहीं चल सकता है, और भी अन्य बातों से हम लोग इसका पता लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पीसीवी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस। तो पीसीवी का जो फुल फॉर्म होता है ये होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो इस प्रकार से इसको दिया जाता है किसके बचाव के लिए, निमोनिया के बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज गिवन इन विच ईयर? दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में दिया गया था अपने भारत में? किस वर्ष, या कह सकते हैं कि दहेज प्रथा उन्मूलन, दहेज को रोकने के लिए लाया गया था भारत सरकार के द्वारा? 1961, 1952, 1947, 1968। तो इसको लाया गया था 1961 में, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are given intramuscularly except DPT वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, पेंटावैलेंट या एमआर। इनमें से सभी वैक्सीन होती हैं, इनको इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है सिर्फ एक को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो एमआर वैक्सीन है, जिसको कि हम लोग मीजल्स और रुबेला वैक्सीन भी कहते हैं, इसको कैसे देते हैं, सबकुटेनियस दिया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A boy who has not attained the age of 16 years and girl who is not 18 years indulges in antisocial activity. This is known as. एक लड़का जिसकी उम्र 16 वर्ष नहीं हुई है और 18 वर्ष की लड़की असामाजिक कार्यों में लिप्त रहती है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? ए एंटी सोशल चाइल्ड, बी चाइल्ड एब्यूज, सी कॉन्ग्रिएट ग्रुप, डी जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। तो इसको जिस नाम से जाना जाएगा ये होगा बाल अपराध या जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ विटामिन ए गिवन along with measles vaccine is for a child of 16 month। एक 16 माह के बच्चे में मीजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन ए की खुराक देंगे तो ये कितनी डोज होती है? 0.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये देंगे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in hospitals recommended quantity of water per day per person is। अस्पतालों में पानी की अनुशंसित मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है 100 to 150 लीटर्स, 150 to 200 लीटर्स, 200 to 250 लीटर्स और 250 to 300 लीटर्स। WHO की रिकमेंडेशन है इसके लिए। इस पे ऐसा क्वेश्चन आपको, ये जो 50 क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो आज की PDF यहीं पर, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।